नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज शुरुआत उस खबर से जिसका इंतजार बीते लगभग 6 दशकों से किया जा रहा था। रिटायरमेंट के आखिरी दिन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनकी अगुवाई वाली 7 सदस्यीय बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबंध में एक बहुत अहम फैसला आज सुनाया और ये कहा कि इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस यानी अल्पसंख्यक का दर्जा बना रहेगा। एएमयू यहां से पढ़कर निकले बहुत से छात्रों ने देश, दुनिया और समाज को नई दिशा दी। न सिर्फ यहां के छात्रों ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया, बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन भी किया। इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े 57 साल पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इसका अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा, लेकिन साथ में यह भी साफ कहा कि एक नई बेंच इसको लेकर अब गाइडलाइन बनाएगी और वो तय करेगी कि अल्पसंख्यक रहे या ना रहे। दरअसल ये मामला पेचीदा है और एएमयू से तो बीते 6 दशकों से जुड़ा रहा था और अगर इस पर आज कोई फैसला आता माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर तो जाहिर तौर पर उसका असर बाकी संस्थानों पर पड़ता जो माइनॉरिटी स्टेटस के साथ चल रहे हैं, जैसे जामिया या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ें। तो आज की हमारी सबसे बड़ी स्टोरी और पहली स्टोरी यही है जिस पर हम बात करेंगे, एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा रहेगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल रहने की बात कर दी है पर यह नहीं कहा है कि हमेशा रहेगा। हमेशा रहने के लिए एक नई 3 सदस्यीय बेंच बना दी है। इस पर हम विस्तार से इस खबर पर बात करेंगे। इसका असर बाकी लोगों पर क्या पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनावों के लिए। अब महाराष्ट्र के चुनाव धीरे धीरे अपने पूरे उफान पर आ चुके हैं। 2 बड़े चेहरे जो आज एनडीटीवी इंडिया के साथ जिनके इंटरव्यूज हुए, एक तो वर्तमान के अभी जो मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, जिन्होंने नवाब मलिक को लेकर बड़ी बातें की हैं, बीजेपी के साथ अपने घटक दलों को उन्होंने नाराज कर दिया है, और दूसरा इंटरव्यू है अमित ठाकरे का जो कि राज ठाकरे साहब के सुपुत्र हैं और पहली बार चुनावी मैदान में कूदे हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम बातचीत करेंगे उसके पहले आपको बता दें एएमयू की खबर पर हम पहले चलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा मामला है, गंभीर मामला है और हज़ारों लाखों छात्र जो हैं जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं उनके भविष्य की बात भी है। इसीलिए इस मामले में कुछ खास लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जैसे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो कि संविधान के विशेषज्ञ हैं, और साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके शाह साहब भी, लेफ्टिनेंट जनरल शाह भी मेरे साथ इस बातचीत में होंगे और अश्विनी दुबे भी होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज आए फैसले की। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज 1967 के अपने ही उस फैसले को पलट दिया जिसमें उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं हो सकता है, और तर्क ये था कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्थान को एक धर्म के लोगों के लिए विशेष प्रावधान नहीं दिए जा सकते। आज सबसे पहले ग्राफिक के जरिए आपको जिस्ट बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले देखिए, 7 जजों की यह संवैधानिक पीठ थी और इस संवैधानिक पीठ पे जो चीज़ें कही गई बारी बारी से, फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। और इस पीठ में यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि अल्पसंख्यक दर्जा रहने के लिए कुछ मापदंड, कुछ गाइडलाइंस तय कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। वो क्या होने वाली है उस पर भी बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अल्पसंख्यक का दर्जा किसको दिया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच तय करेगी कैसे होगा। 1967 का जो फैसला था उसको आज 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 4 और 3 के अंतर से खारिज किया है। ये महत्वपूर्ण बात है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा हटाने का आधार 1967 का जो फैसला था, जो उस पाशा साहब का, उस मामले में ये इस आज के फैसले को पलटा गया है। और ख़ास बात यह है कि संविधान पीठ ने नियमित बेंच के पास ये मामला भेजा है। अब संवैधानिक पीठ नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय नियमित बेंच तय करेगी कि अल्पसंख्यक दर्जा रहे या ना रहे एएमयू का। अब ये कानूनी लड़ाई है, इसमें कितना चलेगी, लंबी चलेगी नहीं पता, लेकिन ये बहस लंबी छिड़ गई है कि एएमयू जैसे संस्थान जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अभी हम आपको नाम दिखाएंगे, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले आज आपको इस मामले को तफसील से समझा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जे के साथ फिलहाल तो छेड़छाड़ नहीं की।
इसे बनाए रखा, लेकिन साथ में ये भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर अब गाइडलाइंस बनाएगी। सीजेआई ने अपने फैसले में ये बताया कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा उसको मिले या ना मिले, इस मसले पर फाइनल फैसला करेगी। और ये 3 सदस्यीय बेंच आज जो 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया है, उसके फैसले के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर और मानदंडों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में कोई भी अंतिम फैसला ले पाएगी। नई बेंच सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए ये गाइडलाइंस बनाएगी। संवैधानिक बेंच ने किसी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए जो मानदंड निर्धारित किए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। क्या पैमाने होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि कानून द्वारा गठन अल्पसंख्यक दर्जा होने का आधार नहीं है। संस्थान की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है? संस्थान की स्थापना के पीछे किस समुदाय के लोग हैं? संस्थान स्थापना के पीछे किसका दिमाग लगा है? संस्थान स्थापना के लिए किसने धन दिया है? संस्थान में कौन लोग प्रशासन करेंगे? संस्थान का पुराने संचार और कागजात देखे जाएं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बात की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वकील शादान फरासत से। पहले उनको सुन लेते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव का क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर। अपने साथ शादान फरासत हैं जो इस केस को लगातार लड़ाई इस पे लड़े हैं। सर, अब जो मानदंड आए हैं, एक राहत की सांस लेकर आए हैं एएमयू के लिए। बिल्कुल राहत की सांस, बिकॉज जो मापदंड आए हैं वो मेरे हिसाब से जिस तरह से एएमयू एस्टेब्लिश हुआ था, उसकी जो हिस्ट्री है, उसके जो जिन लोगों ने उसके लिए मनी दिया था, जिस तरह जो भी टेस्ट मापदंड आए हैं, मेरे हिसाब से वो एएमयू वो सारे मापदंड जब भी कोर्ट डिटरमिन करेगी, ऑफ कोर्स वो कोर्ट को डिटरमिन करना भी बाकी है, लेकिन उस पर हमारा बहुत अच्छा पॉजिटिव केस रहेगा। तो किस तरह के क्राइटेरिया अभी जो अजीज बादशाह में क्या था और क्या रूल करके आम लोगों को जरा समझा। देखिए, अजीज बादशाह ने ये कहा था कि क्योंकि उस समय 1920 में जो कॉलोनियल लेजिस्लेचर है, इंपीरियल लेजिस्लेचर, उसने एएमयू को एस्टैब्लिश किया था एक्ट बना के, और क्योंकि एएमयू को कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने एस्टैब्लिश किया था, इसलिए वो मुस्लिम माइनॉरिटी उसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लीगली वो एस्टैब्लिश लेजिस्लेचर ने किया था। उस फाइंडिंग को पूरी तरह से ओवर रूल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज होती है और जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है वो एक दूसरी चीज होती है। तो कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है। ऑफ कोर्स वो उसको एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में उसके लीगल इनकॉर्पोरेशन के लिए लेजिस्लेचर या किसी और लीगल एंटिटी की हेल्प ले सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन उस माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश ही नहीं किया है। तो ये मेन फाइंडिंग है आज की जजमेंट की, और अजीज बादशाह को ओवर रूल कर दिया गया है। अब जो मापदंड दिए गए हैं उनके हिसाब से, मेरी जितनी अपनी व्यक्तिगत मेरी सोच और समझ है, उसके हिसाब से एएमयू को वो सारे जो मापदंड है वो मीट करेगी। उन्होंने ये कहा है कि इसके पीछे देखना है इंटेंट क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है। तो पहले किसने एस्टैब्लिश, किस कम्युनिटी ने अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, किसको एजुकेशन बढ़ाने के लिए एस्टैब्लिश किया था, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा, उसमें लोग कौन इन्वॉल्व थे, उसमें प्राइमरी कम्युनिकेशन क्या हुआ था जब एस्टैब्लिशमेंट के समय, कि भाई किसके लिए है, और वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे एएमयू की हिस्ट्री में तो वो सारी चीज़ें क्लियरली इंडिकेट करेंगी कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए दिया गया। लेकिन फिलहाल एक लड़ाई अभी ये जारी रहेगी। जी बिल्कुल, वो है। और एएमयू के लिए ये फैसला कैसा है? जाहिर तौर पर सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एएमयू के जो लोग हैं, जो वहाँ पढ़ते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या सोच रहे होंगे। पहले आपको बता देते कि इसका असर एएमयू पर क्या पड़ने वाला है। 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित जो होती हैं वो रहेंगी फिलहाल। SC, ST और OBC के छात्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा। जामिया समेत जो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय दूसरे हैं उस पर भी यही फैसला लागू होगा। सभी का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बना रहेगा। अलीगढ़ में जो लोग पढ़ रहे हैं, एएमयू के छात्र हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वहां गए मेरे सहयोगी शादाब सिद्दीकी ने ये उनसे बातचीत की, उसका कुछ अंश आपको सुनाते हैं। के साथ यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट लीडर मौजूद हैं जो कि इस बारे में बात करेंगे। तो आप बताइए कि ये जो डिसीजन है इस पर क्या रिएक्शन है आपका, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, पहली बार तो हम पूरी बेंच का खैर मकदम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन है ये पहले से ही माइनॉरिटी संस्थान है, लेकिन इसको लेकर जो केस चल रहा है वो ये चल रहा है कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो उनके अपने पॉइंट है, हमारे अपने पॉइंट हैं।
जितने भी पॉइंट है इसकी एक एक ईंट गवाह है, इसका इतिहास गवाह है। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, है और इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, रहेगा। आप बताएंगे कि इसको आप लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों मानते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि इसको तो सेंट्रल से ग्रांट मिलती है। जी जी, ऐसा है कि आप वो जो लोग एमयू के बारे में भ्रम फैलाते हैं वो इस टाइप की बात करते हैं। उनको इस बात को जानना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी उस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और हैं, उस समय की बनी हुई यूनिवर्सिटी है। और देश में केवल यही एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं, अलग अलग धर्मों के हैं। तो जिन्होंने भी एमयू का अपोज किया है, जस्ट इस बात पे अपोज करते हैं कि एमयू को इस देश में जो मुसलमानों का पिछड़ा हुआ तबका है, दबा हुआ तबका है, उनको वो ऊपर लाता है। बिल्कुल। तो ये इनका लॉजिक है। अच्छा, आप बताइए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि फिर रेफर हो गया मामला? आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, तो इसने जो 3 जजेस की बेंच को रेफ़र किया है, तो इससे ये साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे हमारे लिए रास्तों को हमवार कर दिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ये माना है कि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और ये ना कि सिर्फ 1920 से है, बल्कि उस वक्त जब सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में इस इंस्टीट्यूशन को बनाया था, वो तब से एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और आज भी है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है कि लोग ये भी कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनकी तादाद यहाँ कितनी है, वो कितने पढ़ते हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम ऐसा एक लोग मैसेज देते हैं कि सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं? आप इस बारे में बताइए फैक्ट, क्योंकि मुझे तो पता है कितने नॉन मुस्लिम स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। 4000 तकरीबन प्लस स्टूडेंट यहाँ पर नॉन मुस्लिम पढ़ते हैं। कि माइनॉरिटी की जो हालत है वो ख़राब है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है। तो SC ST OBC की हालत भी तो ख़राब है। वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा क्या होगा अगर आप हमको यहाँ नहीं रिजर्वेशन देंगे, आप दाखिले में अड़चन करेंगे तो? देखिए, दाखिले में कोई अड़चन नहीं है। मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 के तहत माइनॉरिटीज़ को हमारे हिंदुस्तान के अंडर डिफ़ाइन किया गया है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला दिया, तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम गया, पूरी दुनिया के अंदर कि किस तरीके से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की अदालत ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। और एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव मैसेज गया है। और मैं किसी जो भी दबे कुचले समाज के शोषित और वंचित लोग हैं, मैं सबके रिजर्वेशन का कायल हूँ। आप सभी को रिजर्वेशन दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी भी हमारे यहाँ जो एक ऐसा तबका है, जैसे अभी भाई ने बताया एक बात, कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि इनकी हालत यहाँ पर दलितों से ज़्यादा बदतर है। तो लिहाजा इस बात से ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं हमें उनसे ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत है। और ऐसे भी 2-4-5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो माइनॉरिटीज़ के नाम से वक्फ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको पूरे तौर से रिजर्वेशन यहाँ पर मिलना चाहिए, ताकि मेन स्ट्रीम समाज के साथ मुस्लिम तबका भी जुड़ सके। ये तो हुई AMU के जो छात्र हैं, वहाँ जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उन्होंने क्या सोचा आज के इस फैसले पर? सब खुश और आप कह सकते हैं कि संतुष्ट दिखाई दिया आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा। हमने सोचा कि सिर्फ AMU क्यों, जो दूसरे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं उनसे बात करनी चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, मेरे सहयोगी पल्लव वहाँ गए और वहाँ के छात्रों से बात की आज की संवैधानिक पीठ के फैसले पर। हमारे साथ इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हैं, जिनसे हम सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नैयर आजम। आप जामिया में पढ़ते हैं? जी, जामिया में पढ़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आपने फैसला देखा? हाँ, फैसला देखा और फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो भी होता है वो स्वागत योग्य ही होता और करना पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोच्च है। और जो फैसला था वो बहुत खुशी देने वाली है। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक खुशी देने वाली फैसला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से CJI साहब का जो रिटायरमेंट कह लीजिए उनका होने वाला था, तो 4-3 का वो फैसला रहा। साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि अगली जो बेंच बैठेगी वो इस पर सुनवाई करेगी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कर दिया है उसको, तो ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। और जाहिर सी बात है, हम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, ये भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में आता है, तो इस लिहाज से हमें बहुत खुशी है। मैं जामिया पढ़ती हूँ। जी, मैं जामिया के स्टूडेंट हूँ। जामिया में जो परसेप्शन बना रखा है लोगों ने कि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, एक्चुअली मैं जिस क्लास से पढ़ती हूँ वहाँ पर 40 सीट्स हैं एडमिशन के लिए। वहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं। सो दैट्स द ओनली परसेप्शन, ये ओनली फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ कहने के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए सिर्फ कहने के लिए। यहाँ मेजोरिटी में भी
इक्वल समाज के लोग हैं, यहाँ कोई उस तरह से भेदभाव नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और वो मास मीडिया का स्टूडेंट है। अच्छा, मोहम्मद भाई ये बताइए कि जो आज फैसला हुआ, जो आया है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस का आज आखिरी दिन था, उस दौरान ये फैसला आया, किस तरह फैसले को देखते हैं और आपकी क्या इस पर टिप्पणी होगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। उन्होंने 3 जजों की जो बेंच बनाई है आगे फैसले के लिए, उनका लास्ट जजमेंट था ये, उस पर अभी सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि आगे सरकार को, स्टेट को या सेंटर को परेशानी क्या है माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ से? क्या अल्पसंख्यकों को अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार ये है कि जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उसको दर्जा दिया जाए? देश में जितनी भी नीतियाँ बनती हैं या फिर सरकार है, आप उसमें अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदुओं में दलित हो, आप उनकी संख्या देखिए पहले कि उनकी संख्या चाहे केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई भी राज्य सरकार बन रही हो उसमें कैबिनेट मंत्री हो, IAS PCS हो या बड़े पोस्ट पे अधिकारी हो, या फिर केंद्रीय यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर्स हो, उसमें अधिकतर जो ऊंचे कास्ट के होते हैं या फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, अल्पसंख्यकों की और दलितों की संख्या काफ़ी कम होती है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था अल्पसंख्यकों का उत्थान, जो कमज़ोर वर्ग है उनको मुख्य धारा से जोड़ना। तो जब आप इसका अल्पसंख्यक का दर्जा ही छीन लेंगे तो वो अभी भी जो कमज़ोर वर्ग हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे? आफ्ताब, फैसले को आपने पढ़ा होगा, क्या कैसे देखते हैं इस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है या? फैसले को जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पर हंसूँ या रोऊँ, क्या करूँ? क्योंकि 4-3 का मामला है, 3 जज आगे सुनवाई करेगी, फैसला बरकरार रहेगा, माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो रहेगा। CJI साहब ने जो काम किया है वो आखिर में होता है ना कि अब जाते जाते कम से कम चलो कि वाही लूट करके चले गए हैं, होता कि यहीं पे मामला ख़त्म हो जाता है, अपना फैसला सुना देते कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा तो चलिए हमें एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन 3 जजों के पास भेज दिया गया है, यानी इस पर कुल मिलाकर के घिसापीटी चलती रहेगी। हर तरह की राय है, हर तरह के लोग हैं, कुछ के मन में डर भी है कि माइनॉरिटी का स्टेटस कहीं निकल ना जाए। दरअसल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अल्पसंख्यक का दर्जा के देने के कारण दलितों, आदिवासियों जैसे वंचित और पिछड़े वर्ग को नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तर्क के कारण ही कई सालों से ये कहा गया कि AMU जैसे संस्थानों का माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होना चाहिए ताकि सभी ज़रूरतमंदों को आरक्षण का फ़ायदा मिले, कुछ खास धर्म के लोगों को ना मिले। गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर बद्री नारायण ने इस फैसले पर जो आज संवैधानिक पीठ ने दिया, कहा है कि इससे SC, ST और OBC छात्रों का नुकसान होगा। माइनॉरिटी स्टेटस से माइनॉरिटी एज कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो कि बड़ी संख्या में उस माइनॉरिटी का हिस्सा नहीं होंगे, उनको तो घाटा होगा ही, क्योंकि माइनॉरिटी स्टेटस आपको बहुत तरह की फ्रीडम देती है, जिससे कि आप जो गवर्नमेंट के बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनसे आपको एक निजात मिल जाता है, या आप अपने को उससे मुक्त कर लेते हैं, तो उससे उनको एडमिशन में, अपॉइंटमेंट में, कहीं में उस तरह के दबाव नहीं होते, जैसे कि दबाव कहें या उस तरह का एक फ्रेम नहीं उनके पास होता जिसमें कि जैसे और इंस्टीट्यूशन को होता है। तो मुझे लगता है कि द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इस तरह का कोई भी जो डिवीज़न है, स्टेटस है, वो थोड़ा उसके लाभों को डाइल्यूट करता है। वो लाभ अगर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जहाँ इम्प्लीमेंटेड हैं वहाँ उसको ज़्यादा इंश्योर होती हैं, ज़्यादा मिलती हैं, और हमारे जो दलित मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लाभों को या उनके हितों की सुरक्षा वहाँ पर ज़्यादा होती है। अब आप समझ रहे होंगे पूरा पेज दरअसल कहाँ पर फंसा हुआ है। थोड़ा और याद दिलाता हूँ, इतिहास में ले चलते हैं। 2005 की बात है जब इस ताज़ा विवाद की AMU के इस माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई थी। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई थी। 2005 की बात है। फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को पलट दिया। 1981 में AMU एक्ट में हुए संशोधन को भी रद्द किया। 1967 के फैसले के आधार पर AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, हाईकोर्ट ने यह कहा था। इस फैसले के खिलाफ 2006 में 8 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। एक याचिका तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की भी थी। 2016 में मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार की याचिका वापस ले ली।
धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं हो सकती, ये तर्क था मोदी सरकार का इस याचिका को वापस लेते वक्त। 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने केस 7 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया और जिसका आज फैसला आया है, जिसमें कहा गया कि संविधान माइनॉरिटी स्टेटस फिलहाल तो बना रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए, और नई एक बेंच बना दी है। और ये सिर्फ एएमयू तक का मामला नहीं, अगर आज सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला सुनाता तो देश के जो दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी उन पर भी इसका असर पड़ सकता था। कौन कौन से हैं ये अल्पसंख्यक संस्थान, वो आपको बता देता हूँ। जो बड़े और ख़ास हैं, एएमयू के अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, ये भी दिल्ली में है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, आलिया विश्वविद्यालय कोलकाता में है, BS अब्दुल रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, मौलाना मजरूल हक अरबी एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना में है, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर, ख्वाजा बंदर नवाज यूनिवर्सिटी कर्नाटक, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर। और मज़हब के भी और धर्म के भी इस तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स देश में इस वक्त चल रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसी अहम मसले को समझाने के लिए भी और अपना पक्ष रखने के लिए भी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमरुद्दीन शाह साहब मेरे साथ हैं, जो कि पूर्व में वाइस चांसलर रह चुके हैं एएमयू के। स्वागत है आपका जनरल साहब। और प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं और अक्सर हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं। आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। पहली रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया मैं वीसी साहब से लेना चाहूँगा, फैज़ान साहब आपकी इजाज़त से, और वो ये जनरल शाह, आज का जो फैसला आया, जैसे कि अभी हम कुछ छात्रों को सुन रहे थे, जामिया के छात्र थे, कि आपने फैसला फ़िलहाल के लिए कह दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा, पर एक ठोस निर्णय नहीं सुनाया, आपने इसको खुला छोड़ दिया ताकि और लंबी बहस आगे चलती रहे। तो ये जो छात्रों के अंदर फ्रस्ट्रेशन सुनाई दिया या झुंझलाहट सुनाई दी, इसको आप कैसे देखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? देखिए, फैसला बिल्कुल खुला हुआ नहीं है। जिस के लिए एएमयू ने अपील की थी वो एक्ट जो है रद्द कर दिया गया है। अजीज बादशाह केस, उसमें एएमयू इन्वॉल्व ही नहीं था। जी हाँ, वो कोई और केस था अजीज बादशाह की तरफ से। एएमयू उस केस में पार्टी थी भी नहीं, और उसने ये कहा कि एएमयू was not established by the Muslims of India but by an act of British Parliament। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें आजादी कैसे मिली? बाय एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। मगर किसने मेहनत की, किसने खून बहाया? फ्रीडम फाइटर्स ने। राइट। तो यही एनोलॉजी एएमयू की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जितना माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इसकी तरफ मेहनत की, जो फंड्स उन्होंने इकट्ठे किए, एएमयू को एडमिनिस्टर किसने किया? ये सब इंडियन मुस्लिम्स ने किया। हाँ, मेजॉरिटी कम्युनिटी ने साथ दिया, जरूर, हम बेशक मानते हैं कि हिंदुस्तान के जो कल्चर है वो एक दूसरे को देने से चलता है, तो कंट्रीब्यूशन मेजॉरिटी कम्युनिटी ने जरूर किया, जैसे राजा महेंद्र प्रताप और बाकी जो राजा थे उन्होंने किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ग्रोथ के लिए मुस्लिम ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो आपस में बनी रही दोनों कम्युनिटीज की। आज का फैसला एएमयू की अपील थी कि जो फैसला था अजीज बादशाह का, उसको सेट असाइड किया जाए। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट
की रूलिंग से वो सेट असाइड हुआ है। बिल्कुल। केस जो है 3 मेंबर बेंच डिसाइड करेगी, उनके गाइडलाइंस दिए गए हैं। देखे कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो 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 रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करती है और नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि एएमयू के पास सबूत है, रिकॉर्ड्स हैं, सब चीज है जो ये साबित कर देगी कि एएमयू जी जो है एमएओ कॉलेज था वो एएमयू बना, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। जनरल शाह और ये जीत ठीक नहीं है, जी ये जनरल मैं कहना साहब, चाहता हूं कि भारतवर्ष की जीत है। जनरल साहब हार जीत की बात ही नहीं है इसमें। मैं लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो मानदंड आज क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं बेंच ने, जैसे कहा गया कि अगर माइनॉरिटी स्टेटस किसी को देना है तो ये देखना होगा कि संस्थान की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था, किस समुदाय के लोगों ने बनाया, किसके दिमाग से बना, कौन धन लगा रहा है, कौन इसका प्रशासन करेगा। ये जो तमाम क्राइटेरियाज हैं, मानदंड हैं, क्या एएमयू इसमें आपको लगता है, मैं स्पेसिफिकली एएमयू की बात कर रहा हूँ, बड़ी आसानी से इन मानदंडों को पूरा करती है? बिल्कुल 100% एएमयू जो है ये रिक्वायरमेंट्स पूरा करती है। राइट। मेरे साथ फैज़ान साहब भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर की तरफ से वकील जो है, माफ़ करिएगा, अश्विनी दुबे, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी दुबे नए लुक में दिखाई दिए तो मैं एक सेकंड के लिए पहचान नहीं पाया। अश्विनी जी, मैं आता हूँ आपके पास। फैज़ान साहब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। फैज़ान साहब शुक्रिया, धन्यवाद। ये फैसला आपने 2 दिन पहले हम जब चर्चा कर रहे थे तब आपने जिक्र किया था कि गुरुवार शुक्रवार को ये फैसला आएगा। हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के पहले बोल के जाएंगे कुछ ना कुछ। वो आप कितने मुतमईन हैं इस फैसले से, या कुछ कमियां छूट गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि फैसले ने कोई चीज अलीगढ़ के बारे में ये नहीं कही कि उनका अल्पसंख्यक चरित्र बरकरार रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मैंने सुप्रीम कोर्ट में, उस समय मैं अलीगढ़ में रजिस्ट्रार था, चुनौती दी थी। अच्छा। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसको चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन लीड कर रहे थे, उन्होंने स्टे कर दिया था। वो स्टे आज भी मौजूद है। दूसरी चीज ये कि ये एक सुप्रीम कोर्ट की नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि लॉ एक बड़ी बेंच ले डाउन करती है और उस लॉ को फैक्ट्स पर एक छोटी बेंच, जिसके सामने वो लंबित है मामला, वो उस पर फैसला करती है। सवाल यह था कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के जजमेंट के विरुद्ध जा सकती है? क्या 5 जजेस की बेंच ने जो फैसला 1968 में दिया था, जिसके बारे में काफी लोगों ने उसका की आलोचना की थी, वो सही फैसला है या नहीं? इसलिए ये बताने के लिए कि वो फैसला सही है या नहीं, 7 जजेस की बेंच बनानी पड़ी। इन 7 जजेस में आज ये कहा कि वो फैसला गलत था। अब जाहिर है कि 3 जज की बेंच के सामने से 5 जजेस वाला जो जजमेंट था वो हट गया। और क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट इन 5 जजेस के फैसले पर बेस था, तो वर्चुअली वो भी हट गया। बेसिकली जो बात है समझने की खास, वो ये कि आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज की पिक्चर्स दिखाई और नाम लिए, वो सब के सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं है। उनमें से कई ऐसे हैं जो बिल्कुल सरकार ने अपने आप बनाए हैं और उसमें किसी माइनॉरिटी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। जो आपने अभी इंट्रो में बोला था कि उसके पीछे ब्रेन किसका था, तो जैसे अलीगढ़ के सिलसिले में ब्रेन सर सैयद अहमद खान का था, और जामिया के सिलसिले में जाकिर हुसैन और गांधी जी और हकीम अजमल और बहुत लोग थे। ये जो कई विश्वविद्यालय आपने बताए, वो इन पैमाने पर उतरते नहीं है। तो ये सब के सब पर ये लॉ नहीं लागू होने जा रहा है। अगर सरकार ने अपने आप कोई शिक्षण संस्थान किसी अल्पसंख्यक के लिए बनाया है, तो उसका क्लेम ये नहीं होगा कि वो एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। दूसरी चीज, जो कुछ बच्चे बात कर रहे थे, जाहिर है कि
उनको लॉ की सही पहचान नहीं है, और जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैं बता रहा हूं। देखिए, देश में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सब के सब पर आरक्षण लागू है। यानी अगर लाखों की तादाद में कॉलेजेस हैं और 1150 यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें से 8-10 छोड़ दीजिए जो माइनॉरिटी होंगी, उनमें से माइनॉरिटी ज्यादा वो होंगी जो प्राइवेट हैं बिल्कुल, बाकी सब पर SC ST OBC आरक्षण लागू है। जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, वो जाहिर है कि या तो धार्मिक अल्पसंख्यक ने बनाया है या भाषाई अल्पसंख्यक ने बनाया है। मैं कभी NDTV पे बता चुका हूं कि तमिलनाडु के ब्राह्मण यूपी में अगर एक तमिल लोगों के लिए शिक्षण संस्थान बनाएंगे, तमिल मीडियम संस्थान बनाएंगे, तो वो एक माइनॉरिटी होगा। दिल्ली में ही सिंधी कई शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, उसमें भाषा की बुनियाद पर आरक्षण हो सकता है। अगर ईसाइयों ने कोई संस्थान बनाया है तो धर्म के नाम पर, मुसलमानों ने बनाया है तो मुसलमानों के लिए। अब अगर इसमें आपने SC ST OBC आरक्षण भी दिया तो 50% सीटें गई, और 50% आपने धार्मिक या भाषाई बुनियाद पर आरक्षण दिया तो ये तो 100% आरक्षण हो जाएगा, जो देश का कानून अलाउ नहीं करता। इसलिए देश के संविधान ने स्वयं अनुच्छेद 15(5) में, और जब EWS रिजर्वेशन मोदी सरकार ने किया 2019 में, तो 15 सब क्लॉज 6 में स्वयं ये बात लिख दी कि ये जो SC ST OBC आरक्षण होगा, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होगा। उसकी मेन वजह यह है कि ताकि 50% सीटें जनरल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहें। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि कोई भी जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उसके ऊपर कानूनी तौर से उन्हें SC ST OBC को आरक्षण देने के लिए वो बाध्य नहीं है संविधान की तरफ से, फिर भी उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा। कि जो 50% जनरल सीट उनके यहां हैं, उसमें देश की विभिन्नताएं दर्शाई जाएं, और SC ST OBC के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रावधान उनके यहां किया जाए, ताकि समाज की जो विभिन्नताएं हैं वो सारे इंस्टीट्यूशंस में और सारे इदारों में नजर आए। एक चीज तो मैं आपको एक बार और बता दूंगा जी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज की डेट में कोई धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं। सिर्फ एक बार आरक्षण हुआ था 2005 में, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके बाद से, उससे पहले भी कभी आरक्षण नहीं था, उसके बाद भी कभी आरक्षण नहीं है। उनको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अगर वो बने, अधिकार होगा कि वो आरक्षण करें, करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। आमतौर से तब करते हैं जब किसी कोर्स में संख्या बहुत कम हो जाती है, जी, तब आरक्षण किया जाता है। जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, आज का जो फैसला आया वो 4-3 से आया, ऑलमोस्ट मामला बराबरी का था। जजेस भी ये मान के चल रहे थे कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए, मतलब मोटे तौर पर 4-3 अंत में तो ये रखा गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह का इतना डिवाइडेड ओपिनियन ये क्या दिखाता है? नहीं, कुछ नहीं दिखाता, आमतौर से होता है। देखिए, जो संविधान के मूलभूत ढांचे वाला जजमेंट है वो 7-6 से है, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि उसमें 7 का बहुमत बनता नहीं है सही से, अगर सही से लगाया जाए कि जजमेंट किसका क्या है, तो ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये मेजॉरिटी जजमेंट जो है, ये यही माना जाएगा कि ये 7 जजेस बेंच का जजमेंट है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जिनको सेंट्रल ग्रांट्स मिलते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि जो वंचित वर्ग है, चाहे OBC का हो, जैसा आपने कहा कि बचे हुए 50% में देना चाहिए, उसके बारे में भी कोई गाइडलाइंस क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए? सुमित, मैंने अभी बताया कि देश के 1100 विश्वविद्यालयों में उनके लिए आरक्षण है, 1100 में, सबके सब में। अगर 2 में नहीं हो या 3 में ना हो,
और उसमें किसी और पिछड़े को जगह दी जा रही है, और संविधान में लिखा है वो बात। जी। और एड मिलने से आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले भी सुप्रीम कोर्ट की 11 जज बेंच भी कह चुकी है, 9 जज बेंच, 7 जज बेंच, 5 जज बेंच सब कह चुकी है। संविधान के अनुच्छेद 30 के क्लॉज 2 में लिखा है, सरकारी अनुदान मिलने से अल्पसंख्यक चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ता। तो जब ये पिटीशन 2016 में वापस ली गई, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर फैसला हो रहा था? देखिए, मैं राजनीति पे तो सुमित आप जानते हैं जवाब नहीं आप नहीं देता हूं, बोलेंगे, लेकिन हाँ। फिर भी मैं एक बात बताता हूं। जी। हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब यह है कि संसद सर्वोपरि है। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो संसद के फैसलों की सुप्रीम कोर्ट में रक्षा करे। संसद ने 1981 में एक फैसला करके कहा कि देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हमने नहीं बनाया था, मुसलमानों ने बनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि संसद को यह कानून पारित करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि 1968 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके विरुद्ध है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ही खुद आई थी, मनमोहन सिंह सरकार ही खुद आई थी अपील करने। सरकार जो है वो पार्टी की नहीं होती है, सरकार का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया, और इस पे केसेस हैं बहुत से कि सत्ता राजनीतिक दल के बदलने से यूनियन ऑफ इंडिया को आमतौर से अपना स्टैंड नहीं बदलना चाहिए। इस केस में भी खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार के जो वकील हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो 1981 के लॉ के लिए संसद की रक्षा करें और संसद की जो शक्तियां हैं उनकी रक्षा करें, और ये बात कहें कि संसद को इस कानून को पारित करने का अधिकार था। बिल्कुल। और शायद अब अश्विनी जी के पास चलना चाहूँगा मैं। अश्विनी जी, आपकी टिप्पणी तो जानूंगा ही जानूंगा, आपका रिएक्शन जो भी है आज के फैसले पर आप क्या कहेंगे, लेकिन साथ में ये भी जानना चाहता हूं कि क्यों ज़रूरी था 2016 में उस पिटीशन को वापस ले लेना? आपके पास कोई जवाब है, तर्क है? देखिए, दो बातें आप समझिए। आज पहले हम जज की जजमेंट पर बात करते हैं, क्योंकि बड़ा एरोडाइट और बड़े लर्नेड स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, और आप स्वयं एक बहुत लर्नेड स्कॉलर हैं। 3 जजेस की बेंच डिसाइड करेगी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो माइनॉरिटी स्टेटस है और उसको एडमिनिस्टर करने का भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 सब क्लॉज ए 1 उसके रेगुलेशन जो भारत सरकार के हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन भारत के संविधान में ऑलरेडी SC ST के लिए दिया गया है, भारत के संविधान में दिया गया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने दिया, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन नहीं है, वो वहां लागू होगा कि नहीं होगा। UGC की जो गाइडलाइंस हैं टीचर्स के, फैकल्टी के अपॉइंटमेंट के लिए, वो लागू होंगे या नहीं होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, कोर्स ऑफरिंग क्या होंगी, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का जो रेलेवेंस है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर करने का जो राइट है वो होगा कि नहीं होगा, ये 3 जजेस की बेंच सुनाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क फैसले में सुमित जी कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा, इंडीड बरकरार रहेगा, लेकिन वो बरकरार रखने के लिए जो क्राइटेरिया होगा, रेगुलेशन का जो इम्पैक्ट होगा भारत का, वो कैसा होगा। सुमित जी, आपने 2-3 दिन पहले भी बड़े लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, इसमें मदरसा एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिकता देते हुए कहा था कि निश्चित तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 के तहत जो माइनॉरिटीज हैं वो माइनॉरिटीज अपने जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको इम्पार्ट कर सकती हैं, लेकिन सर्टेन सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेशंस, माने वो जो भारत में बाकी स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं उसके मुताबिक होना। अब 2016 की जो बात आप कर रहे हैं, इस पूरे
आर्ग्यूमेंट के दौरान अगर आप देखेंगे तो उस आर्ग्यूमेंट के दौरान एक बात हमेशा से ये निकल के आई कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के एजुकेशन की बात है, भारत के संविधान की बात है और सेंट्रल रेगुलेशन की बात है। तो जब कभी संविधान द्वारा या कानून द्वारा सर्वसम्मति से कोई कानून पारित करके उसको उस एक्ट को उस यूनिवर्सिटी को रेगुलेट किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो कानून है वो सर्वोपरि होता है। अब यहाँ पर एक देखिए, एक तरफ देश में फाइनेस्ट एजुकेशन देने के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालय, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ने भी कहा कि भाई आप सेक्शन 2F के मुताबिक भी हो सकते हैं। बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं, क्षमा करेंगे अगर मेरी तरफ से कहीं सुमित जी कुछ अगर मान लीजिए कि कानून पर कुछ कमी, लेकिन सवाल यह है कि एक एजुकेशन सिलेबस को दूसरे एजुकेशन सिलेबस से स्टूडेंट्स को एट पार करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इक्वलेंसी की बात करनी पड़ेगी। इसीलिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जैसे जो 1826 में इंस्टीट्यूट्स बने उस समय, और जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको रन कर रही, जो कोर्स करिकुलम भारत में और भारत के बाहर जो पढ़ाए जा रहे हैं, जिनको इक्विवेलेंट करते हैं कि उनको करने के बाद, तीसरा, अगर बाहर किसी और इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एक संस्थान में आप स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं देंगे, फिर भी ग्रांट्स की बात करें, ये विषय आने वाले दिनों में डिसाइड होगा। अजीज बाशा की जजमेंट की एक बात बताऊं कि वहां पर 5 जजेस बेंच ने बड़े माइन्यूटली ये डिसाइड किया था कि जो इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुआ उस समय माइनॉरिटी वर्ड नहीं था, वो इंपीरियल लेजिस्लेशन के थ्रू ये माइनॉरिटी वर्ड आया जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट हुआ जी। उस समय भारत के संविधान में, और उसके पहले 389 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो है 29-30 फंडामेंटल राइट्स की वो सब करके उन्होंने किया जी। तो अब ये भी एक प्रश्न है जो आने वाले दिनों में सुमित जी डिसाइड होगा। सवाल यहाँ पर एक नेशनल, जी बिल्कुल, मैं आपको मुझे पता है फैजान साहब ने कहा था कि वो 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, लेकिन शायद आपकी किसी बात को सुन के उन्होंने हाथ उठाया है। फैजान साहब बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वक्त की कमी है मेरे पास। पहली चीज तो अश्विनी जी स्वयं पढ़ लें, संविधान में लिखा है अनुच्छेद 15 क्लॉज 5, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 के SC ST OBC रिजर्वेशन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में लागू नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अलीगढ़ जो है उसका अपना एक्ट है, जैसे JNU का एक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्ट है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट है 2009 का, जिससे 15 यूनिवर्सिटीज बनी थी मनमोहन सिंह की सरकार में, वो इन विश्वविद्यालयों में नहीं लागू है। तीसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ये मेन आर्गुमेंट था सरकार की तरफ से। आज चीफ जस्टिस ने कहा जो माइनॉरिटी शिक्षण संस्थान है वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो सकता है। राइट। उस संस्थान को देखिए कि वो क्या महान संस्थान है। वो महान संस्थान है तो नेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी माइनॉरिटी का हिस्सा है। और चौथी चीज ये कि एड मिलने से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलीगढ़ की डिग्री के इक्वलेंस का कोई मुद्दा नहीं है। NRIF रैंकिंग में, NAC की रैंकिंग में अलीगढ़ हमेशा A++ रहा है। तो यहां सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि ये किसने एस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं अश्विनी दुबे जी को बताऊं, शायद उन जजमेंट पढ़ा नहीं, 500 पेज का था, कि जो संविधान बनने से पहले के इंस्टीट्यूशन हैं उन पर भी आर्टिकल 30 लगेगा और उनको भी अल्पसंख्यक माना जाएगा। सेंट स्टीफेंस 1881 में बना था, उसको सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान माना था। आप बीच में हम लोग इसको डिबेट में नहीं तब्दील करता हूं मैं, ये हम छोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच के लिए, जो आज कह दिया गया है कि वो तय करेगी रेगुलर बेंच की माइनॉरिटी स्टेटस था, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी नोट पर इस बातचीत को यहाँ विराम देता हूँ। शुक्रिया बोलूँगा फैजान साहब आपको भी, अश्विनी जी आपको भी, लेकिन कोशिश यही है कि एक हेल्दी डिबेट हो जिससे ये तय हो सके कि देश में जो ये बड़ी बहस चल रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर सबका रुख हमारे सामने आ सके।
और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महासंग्राम की। चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा आजकल बहुत चल रहा है। मुंबई में कुछ देर पहले आज सुबह मैंने अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम है, एनसीपी के प्रमुख हैं, उनके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, खास बातचीत की। उसके कुछ अंश आपको सुनवाता हूं और उसके बाद चलेंगे अमित ठाकरे ने आज क्या कहा, जो कि राज ठाकरे के सुपुत्र हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले अजीत पवार की बात करते हैं। अजीत पवार ने साफ कहा कि सभी वर्गों को एकजुट रहना चाहिए, यानी बटेंगे तो कटेंगे जो डिवाइड करने की बात हो रही है एक खास लोगों के द्वारा, उसका वो विरोध करते नजर आए। फोकस विकास पर होना चाहिए, अजीत पवार ने कहा। महाराष्ट्र में आजकल एक नारा खूब चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप किस नारे के साथ हैं? एक योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, एक अखिलेश यादव बोलते हैं, बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये देखो, मेरा ये कहना है, सब कास्ट ने एक होके भारत का सोचना चाहिए, महाराष्ट्र का सोचना चाहिए। एक दूसरे में ऐसा अंतर पकड़ के विकास नहीं हो सकता, ये ऐसा मेरा खुद का कहना है। बीजेपी के नेता 80-20 की राजनीति करते हैं कि हमको तो 80% के वोट चाहिए, 20 के चाहिए ही नहीं। मैं शिवशाहू फुले अम्बेडकर विचारधाराओं की राजनीति करना चाहता हूँ, जिसमें सब लोग साथ चलते थे, मुस्लिम, दलित, सब 18, हमारे मराठी में बोलते 18 पकड़ जाती, 12 बलुतेदार, सबको साथ। महायुति की सरकार है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, लेकिन चुनाव के बाद क्या कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस पर अभी एक राय नहीं है। कौन होगा सीएम, इस पर अजीत पवार ने क्या कहा, सुनिए। के हिसाब से आप जिन मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री आपका कौन थे? विलासराव देशमुख। और अगर डिप्टी सीएम के तौर पर पूछूं तो देवेंद्र फडणवीस साहब पसंद आए या एकनाथ शिंदे साहब एज ए सीएम पसंद आए? इन दोनों के साथ आपने डिप्टी सीएम का पदभार संभाला, तो कौन आपका फेवरेट सीएम था, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? ये अभी दोनों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्यों हमारे बीच में झगड़ा लगा रहे? दोनों भी अच्छे हैं। अब चाहेंगे नया मुख्यमंत्री इन दोनों में से कोई बने या आप बने? नहीं, हम पहले पूरे मेजॉरिटी से आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे विधायकों के साथ और फिर डिसीजन लेंगे। शरद पवार जो कि पुरानी एनसीपी के सर्वेसर्वा थे, जो अजीत पवार के चाचा हैं, उनको लेकर कुछ नेताओं ने अभी हाल फिलहाल में ऊट पटांग टिप्पणियां की हैं। अजीत पवार ने साफ कहा कि मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूं, भले ये हमारी तरफ यानी महायुति की तरफ ही क्यों ना हो। अभी मैं खुद हूं। आपको लगता है शरद पवार जी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ, आपकी साथियों की तरफ से होता है, उनके विरोधियों की तरफ से होता है, वो जायज़ है? इतने सीनियर लीडर हैं वो। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैंने उसको विरोध किया है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। ये कुछ तो लेवल हर एक ने पॉलिटिक्स में रखनी चाहिए। शरद पवार, बाला साहब ठाकरे या कोई और, किसे आप अपना आदर्श मानते हैं राजनीति में? कौन आपका आइडियल है? सुनिए अजीत पवार का जवाब। राजनीति में आपका आइडियल कौन है, शरद पवार या बाला साहब ठाकरे या कोई और? आपका अपना आदर्श? मेरा आदर्श मैंने अभी एक इंटरव्यू में बताया, और लाल बहादुर शास्त्री है, अटल बिहारी वाजपेयी है, ये बहुत एक अलग क्लास के लोग हैं। आपने सुना अजीत पवार को। अब आपको सुनाता हूँ इस चुनाव के सबसे नए चेहरों में से एक, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के सुपुत्र, वो भी चुनावी मैदान में, अमित ठाकरे इस बार माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीटीवी के मेरे सहयोगी सुनील सिंह के साथ उन्होंने बातचीत की है। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे पिता जैसी हैसियत नहीं रखता मैं, इसीलिए मैंने सिस्टम में आकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के चुनावी राजनीतिक परिदृश्य पर एक और ठाकरे का उदय हुआ है। नाम है अमित ठाकरे, जो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं और माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित ठाकरे। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपके परिवार में या हम कहें आपके पिताजी ने कभी चुनावी राजनीति पर कदम रखने की कोशिश नहीं की, किंग मेकर बने रहे, लोगों को लड़ाया,
जिताया लेकिन खुद नहीं लड़ते। आप उस परिवार से, आपने कैसे ये कदम उठाया कि चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? सर थोड़ी लंबी स्टोरी है, इसलिए मैं थोड़े विस्तार में सुनाऊंगा। पहले तो हमारी जो पार्टी की मीटिंग थी एक राजगढ़ पे, उस पे मैंने जिस मीटिंग चालू थी और कौन लड़ने वाला है और थोड़ा सब लोग, मैं यहाँ से, मैं यहाँ से, तो मैंने जस्ट एक कह दिया पार्टी मीटिंग में कि अगर पार्टी को ज़रूरत हो तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता नहीं कि मेरा कि लोगों के सामने जाके उनके कन्विंस करके मेरी उतनी हैसियत है कि मैं लोगों को तो इतना पहुँचूँ और बढ़ा सकूँ, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तो सिस्टम में जाके मुझे काम करने की ज़रूरत है। अगर साहब ना बोलते तो मैं महाराष्ट्र भर प्रचार करने के लिए तैयार था। आप राज ठाकरे के बेटे हैं। राज ठाकरे का अपना एक अलग आभा मंडल है। उनके चेहरे का एक ऐसा रूप है कि बहुत से लोग ज़्यादा बोल भी नहीं पाते और वो अपनी विचार बहुत ही प्रखरता से रखते हैं। तो घर में जिस तरह से एक पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है, ठीक वैसा ही है कि थोड़ा बहुत आप जैसे हम थोड़ा सा सहम जाते हैं या रिपोर्टर भी पूछने में सवाल, पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? नहीं, पर आप पूछते ही मतलब वो टेढ़ा सवाल, आपका मतलब टेढ़ा सवाल, उनका एक रिएक्शन आया इसलिए आप पूछते हैं। हमारा तो काम है। हम तो ऐसे ही सिंपल रहते हैं घर पे, क्योंकि हम ज़्यादा मतलब एज फादर सन मुझे लगता है कि हमारा रिलेशन बहुत डिफरेंट है। जो आपको जो साफ दिखते हैं वो घर पे नहीं वैसे होते, क्योंकि वो मुझे लगता है बाहर वैसे होते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र की परिस्थिति को समझते हैं और उनको एक वो फीलिंग है कि ऐसी परिस्थिति होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनको सही में गुस्सा आता है उनको? हाँ, सही में गुस्सा आता है कि ऐसा जो महाराष्ट्र जो होता चला जा रहा है वैसा नहीं था महाराष्ट्र। आप चुनाव जहाँ से लड़ रहे हैं उसमें हर समाज के, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन आपके पिताजी हैं वो परप्रांतियों का मुद्दा उठाते हैं। परप्रांति नहीं आ सकते, नहीं रह सकते। और ऐसा नहीं है, मतलब परप्रांतियों का जो मुद्दा उठा है, अभी मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, जैसे कि माहिम में है, प्रभादेवी में है, जहाँ यूपी के लोग मुझसे आके बात कर रहे हैं, टूटी फूटी मराठी में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस अब की बार आप ही। अच्छा, टूटी फूटी मराठी जो कुछ लोग तो भय दिखा रहे हैं, MNS आ गई है तो फिर उत्तरवादी डर जाएंगे। नहीं, वो मुझे यहाँ तक कि बीजेपी में भी खलबली मच जाए, ऐसा कुछ का जरूरत का एक फेल्ड ये होगा कोशिश। पर मुझे लगता है मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ वो मुझे लगता है कि उनको अगर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि अगर आप जिस राज्य में जा रहे हो उस राज्य के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप उनकी भाषा समझो, उनकी भाषा का रिस्पेक्ट करो और वहाँ चैन से जियो। तो भूमिपुत्रों का जो हक है, अधिकार है, उसके लिए वो जब भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। बहुत बार प्यार से बात करने की कोशिश की, पर अगर प्यार से लातों के बूथ जो है बातों से नहीं मानते, वैसे ही चीज़ के लिए मुझे लगता नहीं कि मैं कास्ट या साहब कास्ट में बिलीव करते हैं या धर्म में बिलीव करते हैं, वो सिर्फ आदमी में बिलीव करते हैं। इसलिए जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है वो बंद होनी चाहिए। आप ठाकरे परिवार से आते हैं। ठाकरे परिवार का एक अलग स्थान है मुंबई, मराठी, हिंदुओं के आम जनमानस में, लेकिन परिवार किसी कारणवश अलग हो गया। आप राज ठाकरे अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज 18-19 साल उस पार्टी को हो गया। अब आप कहीं उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे हैं, वो पहले एक बार विधायक बन चुके हैं। तो आप दोनों में कैसा देखते हैं एक दूसरे को? आप मेरी इतनी बात नहीं होती, तो मैं उनका जो है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरी इतनी बातचीत नहीं होती। लेकिन मन तो दुखता होगा थोड़ा बहुत? नहीं, मन क्यों दुखेगा? क्योंकि जो मेरे पिताजी के साथ हुआ उससे मेरा मन दुखा, और मेरे पिताजी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जो बाकी का जो हुआ उसके लिए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जो मैंने सुना है, देखा है, जो उनके लोगों से, मतलब बहुत सारे शिवसैनिकों ने मुझे बताया कि क्या हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये कहीं तो मेरे लिए मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, और मुझे लगता है कि उनको कोई तकलीफ दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे लिए वो दरवाजे बंद हैं। मुंबई से कैमरामैन अभिजीत का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।